बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है जी, पीटी की रीडिंग है। और रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स हैं। और उसका जो है वो पीटी ट्यूटोरियल से प्री प्रोफेशनलिज्म was Britain's most significant and influential 19th century art movement। तो हमने पहले जो है वो सेंटेंस तक जाना है। सेंटेंस के आगे हिस्से करने हैं। पहले देखने हैं इसके अंदर कोई क्लॉजेज मौजूद हैं या नहीं है। अगर क्लॉजेज हैं तो ठीक है, अगर क्लॉज नहीं है तो फिर हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट देखेंगे। अगर एक ही सेंटेंस है, एक ही क्लॉज है तो। अब वाज लगा है, वाज के बाद क्या वी थ्री आया है? नहीं। क्या वाज के बाद वी फोर आया है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता? अगर आता तो वाज बीइंग आता, तो फिर जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस का जो है वो पैसिव हो जाता। तो दोनों नहीं है तो ये बन गया लिंकिंग वर्ब। तो ब्रिटेन, तो यहाँ से प्रेडिकेट शुरू हो गया है। ब्रिटेन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंशियल 19th सेंचुरी आर्ट मूवमेंट। तो ये आर्ट मूवमेंट थी और इसका नाम था प्री राफेल। तो प्री राफेलिटिज्म, यहाँ से हमें इसकी बेस का पता चल गया। अब फाउंडेड, इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया और ये लिंकिंग वर्ब हो गया। अब आगे चलते हैं जी। फाउंडेड इन 1848। तो हकीकत में ये क्या है? इसको अगर नल्स के साथ देखें तो ये बनता है इट वॉज फाउंडेड इन 1848। लेकिन ये यहाँ पे भी मीनिंग यही दे रहा है। तो है नल में असल में वही है, इट वॉज फाउंडेड, लेकिन हमारे दिमाग में आ रहा है कभी ये बनाई गई थी 1848 में। अगर ये 1848 में बनाई गई है तो ये पास्ट इंडेफिनेट है, बनाई गई। अच्छा, इट डैश ऑन अ ग्रुप ऑफ थ्री यंग आर्टिस्ट। तो ये तीन आर्टिस्ट पर क्या थी? फोकस करती थी, बेस करती थी, बुनियाद रखती थी, बेसिस करती थी, सेंटर अपॉन थी, के गिर्द घूमती थी। अब अगर इनको उर्दू के वेरिएशंस में देखें तो सारे ठीक लगते हैं, लेकिन इंग्लिश इसको एक में लेगी। इसलिए एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज के साथ कंपेटिबिलिटी का जो एहसास है वो जरूरी नहीं है कि एक जैसा हो। तो वो फोकस करती थी। पहले तो बताएं मुझे, क्या फोकस हो सकता है? बेसिस, बुनियाद रखती थी। अब जो ज्यादातर फाउंडेशंस होती हैं जो वो बुनियाद रखती हैं, वो बुनियाद का ताल्लुक होता है फिजिकल लेइंग के साथ। फिर उसके बाद बेसिस। अब ये भी बुनियाद की ही मीनिंग होता है। बेसिस इसके अंदर नाउन है और बेसिस जो है ईएस जो है वो इसके अंदर वर्ब है। जैसा कि मैं अभी आपको दिखाता हूं, एक वर्ड है जी हमारे पास, एनालिसिस। एनालिसिस का उर्दू तर्जमा होता है तज्जिया। अब दूसरा है आई एनालाइज। अब ये जेड के साथ वो मांग रहा है क्योंकि गूगल इसमें आई एनालाइज योर परफॉर्मेंस। तो अब यहां पर ये एनालाइज जो है ये वर्ब है, एस ई के साथ या जेड ई के साथ। तो ये वर्ब है और ये एनालिसिस जो है ये नाउन है, तज्जिया। मैं इसको एज ए नाउन जो है वो यूज करके आप लोगों को बताता हूं। योर एनालिसिस, योर एनालिसिस इज राइट। तो अब एनालिसिस, तुम्हारा तज्जिया, तज्जिया इसके अंदर नाउन हो गया और योर इसके अंदर एडजेक्टिव हो गया। तो अब आ जाए यहां पर। तो बेसिस, बुनियाद, नाउन। मैं कहता हूं कि इस कमरे की बुनियाद, तो मैं कहूंगा इट्स बेसिस। तो इसकी बुनियाद जो है, लेकिन बेसिस मैं बुनियाद रखता हूं, ठीक है, तो वो बेसिस जो है ये वाला होगा एज ए वर्ब। अब सेंटर्ड, के गिर्द घूमना, के मरकज होना, वही चीज जिसके इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती हैं। अब ऑप्शन में आप बता दें जी। फाउंडेड इन 1848, इट डैश ऑन अ ग्रुप ऑफ थ्री यंग आर्टिस्ट, विलियम होमहंट, दांते गैब्रियल रोसे एंड जॉन एवर्ट मिलेस। हाँ जी, अब बताएं जी। जो जो भी तुक्का लगाना लगाएं। पहले देखें लॉजिकली फोकस आ सकता है इसमें? नहीं। क्या क्या जो है ये बेसिस नाउन आ सकता है? क्या इसमें वर्ब आ रहा है इट बेसिस?
इसने बेस की बुनियाद, ये बुनियाद पहली तो बात रखती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का बन रहा बेसिस, तो ये तो वैसे ही गया। अब बेसिस, अच्छा, इसके बाद सेंटर्ड। अब आप मुझे बताएं ये जगह जो है वो वर्ब की है, ये जगह वर्ब की है या नाउन की है? और भाई इट हमारा सब्जेक्ट हो गया, और आगे जो है वो वर्ब शुरू हो रहा है, तो फोकस्ड वर्ब है, बेसिस वर्ब है, सेंटर्ड जो है वो वर्ब है, लेकिन बेसिस जो है यहाँ पे नाउन है, तो ये तो बस पहले ही गया। और अगर नाउन भी होता, अगर यहाँ पे नाउन की जगह होती, तो फिर पता क्या होना था, बनना था इट्स बेसिस, इसकी बेसिस, ना कि इट बेसिस। अब ये गया, अब फोकस उस पे हो सकता है, हमने पहले कहा कि ये नहीं हो सकता। अब बेसिस और सेंटर्ड, अब बता दें इसमें से कौन सी ऑप्शन है। मैंने तो कुछ चीजें सिंपल करके आपको बताई हैं, अब आप बताएं। जी, हमेशा सेंटर्ड। जो मूवमेंट्स होती हैं ना, वो सेंटर अपॉन होती हैं, किसी के बंदे के गिर्द घूमती हैं। अब पीटीआई की जो मूवमेंट है वो सेंटर्ड कर रही है किस पे, खान पे, तो सेंटर्ड हो गया। अब दीज आर्टिस्ट sought to revive English art by radically turning away from the old studio dash and bringing painting into direct dash with nature। अब मैं पहले इसके यहां तक सेंटेंस तक गया, तो ये मेरा एक सेंटेंस बन गया। अब इसके अंदर मैंने क्लॉजेस देखनी है। क्लॉजेस कहाँ पे होती हैं, मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब। तो आर्टिस्ट सॉट, जिसका मतलब होता है कोशिश करना, सही करना, सॉट। अब ये हमारा मेन वर्ब हो गया। टू रिवाइव क्या हुआ जी, मुझे बताएं ये टू रिवाइव क्या है? जो टेंस बताता है वो फाइनाइट, जो टेंस नहीं बताता वो नॉन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट की आगे किस्मों में से इन्फिनेटिव। अब मुझे बताएं, रिवाइव का मतलब होता है दोबारा जिंदा करना। तो अब सॉट हमारा कौन सा वर्ब है, और टू रिवाइव हमारा कौन सा वर्ब है, बताएं। ये इनफाइनाइट है। तो इंफिनिट। इसका तर्जमा क्या बना, उन आर्टिस्ट ने, फनकारों ने इंग्लिश आर्ट को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की। अब अब याद रखना, ये बाय जो है ये लगता है पैसिवाइजेशन के अंदर, बाय रेडिकली टर्निंग। तो बाय रेडिकली टर्निंग, अब देखें बाय के साथ उसने जो है वो क्या लगाया हुआ है, टू के अलावा प्रपोजिशन है तो क्या लगाया हुआ है, ये रेडिकली जो है ये एडवर्ब है, ये इसकी जगह पे ना भी आए तो तब भी ठीक है, लेकिन बाय के बाद टर्निंग आएगा ही आएगा। जी, फोर्थ फॉर्म मैंने आपको बताया था कि नॉन फाइनाइट दो किस्म के हैं, एक टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, और टू के अलावा कोई प्रेपोजिशन हो तो वी फोर लेता है। तो ये वी फोर लगा हुआ है, वर्ब है। बाय टर्निंग अवे, दूर करके। रेडिकली, रेडिकली कहते हैं बुनियादी तौर पर, रेडिकली के और भी बड़े मतलब होते हैं। फ्रॉम दी ओल्ड स्टूडियो, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल रिवायती, ट्रेडिशन रिवायत, कन्वेंशनल रस्मो रिवाज, कॉस्ट्यूम कपड़े। अब उन लोगों ने कोशिश की इंग्लिश आर्ट को रिवाइव करने की, रेडिकली, जो उसकी बुनियाद थी उससे परे जाकर। किससे परे जाकर, स्टूडियो। अब आगे आपने बताना है, स्टूडियो ट्रेडिशनल, स्टूडियो ट्रेडिशन, स्टूडियो कन्वेंशनल, स्टूडियो कॉस्ट्यूम। ट्रेडिशन। जी, अरूज ने बोला ट्रेडिशन रिवायत, बाकी बंदे जो है वो बताएं। अब आपको एक चीज बता देता हूँ, एक चीज नई सीख ले अब मजीद जो है। अब होता क्या है, सेम लफ्ज होता है एबल, एबल कहते हैं, कल भी हमने पढ़ा था, एबल काबिल। अब एबल मैन, तो इसका मतलब क्या बना, तो एबल काबिल हुआ, आदमी। मैन नाउन है और एबल जो है उसका एडजेक्टिव हो गया। अब मैं इससे बताता हूं, बनाता हूं एबिलिटी। अब मैं कहता हूं एबिलिटी, ये बन गया। अब मैं इसको मैं फिक्रे में इस्तेमाल करता हूं, योर एबिलिटी टू बैट इज एक्सीलेंट। आपकी एबिलिटी जो है बैटिंग करने की, बैट करने की, वो बड़ी अच्छी है। तो अब मुझे बताएं एबिलिटी यहाँ पे क्या है। मैंने आपको बताया था कि जब आप कंफ्यूज हो जाएं तो फिर क्या करें कि रिप्लेस रूल इस्तेमाल करें। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं योर कार, योर स्किल, स्किल क्या होता है, अच्छा चलें मैं कहता हूं योर स्किल इज गुड, मैं आगे कहता हूं योर इज गुड। अब मुझे बताएं कार क्या है। हाँ जी, बाकी लोग भी बताओ ना। हाँ भाई, कार होगा ना। नाउन।
और फिर योर कार, योर उसका एडजेक्टिव होगा। तो योर इसका एडजेक्टिव है। इसी तरीके से अब कार को रिप्लेस कर रहा है स्किल, तो फिर स्किल क्या हुआ, नाउन है, तो योर उसका एडजेक्टिव है। अब मैं अगर स्किल को यहां पर एबिलिटी की जगह पर लगा दूं, योर एबिलिटी टू बैट इज एक्सीलेंट, तो जो स्किल होगा वही एबिलिटी होगा। तो अब मुझे बताएं एबिलिटी क्या है, नाउन है। क्यों, इस नाउन के मफहूम में इजाफा कर रहा है योर, नाउन नाउन और योर इसका एडजेक्टिव हुआ। तो पहले हमारे पास लफ्ज था एबल, एबल, एबल जो है वो एडजेक्टिव था, एबल से बना एबिलिटी, ये नाउन है। इसी तरीके से वर्ड है हमारे पास नोबल, नोबल से क्या बना, नोबिलिटी, शराफत, नोबल शरीफ। इसको उर्दू में भी समझें, एडजेक्टिव जो है वो शरीफ हुआ, और उर्दू में नाउन क्या बना, शराफत, दयानतदारी, ऑनेस्टी, नाउन। ठीक है, अब दयानतदार लड़का, तो दयानतदार क्या हुआ, एडजेक्टिव। जी ये क्या है, नेशन, नेशन जो है वो क्या है मुझे बताएं, वर्ब है ये, एडजेक्टिव है ये, नाउन है ये, क्या है ये। सबसे पहली बात, अगर ये अकेला लफ्ज आ रहा है तो ये एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता, फिर पीछे वर्ब बना और पीछे नाउन बना। अब कौम की पहचान के लिए हम क्या कहते हैं, कौम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये क्या हुआ, अगर ये वर्ब भी हुआ तो फिर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, तब बनेगा वर्ब। अकेला लफ्ज आ रहा है तो ये नाउन लफ्ज जो है नाउन ही होता है, और फिर नहीं नाउन होता है तो फिर वो मुझे बताना पड़ेगा फिक्रे के साथ कि मैं इसको ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, अब मुझे बताएं नेशनल क्या है, क्योंकि नेशनल प्रोग्रेस, तो ये हमारी कौमी तरक्की है, ये हमारी नेशनल प्राइड है। अब मुझे बताएं कि एक चीज आई है ट्रेडिशन और एक चीज आई है ट्रेडिशनल। अब मुझे बताएं ट्रेडिशन क्या है, नाउन वर्ब एडजेक्टिव है, और मुझे बताएं ट्रेडिशनल क्या है, नाउन वर्ब एडजेक्टिव है। हाँ जी बताएं। ट्रेडिशन नाउन है, ट्रेडिशन नाउन है, और ट्रेडिशनल क्या हुआ, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हुआ। अब आ जाएं, अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि नाउन और एडजेक्टिव कैसे बनते हैं। इनकी तफसील में मैं नहीं जानना चाहता, वो जितना मैंने आपको वो लफ्ज था उसके लिहाज से मैंने सिखा दिया है। इसी तरीके से एक और लफ्ज जो है वो कर लेते हैं, कन्वेंशन। कन्वेंशन कहते हैं रस्म और रवाज, रूल को, और एक चीज है रस्म और रवाज, कन्वेंशनल। तो वो क्या बना, मैं कहता हूँ कन्वेंशनल मेथड है ये, कन्वेंशनल मेथड। तो इसका तर्जुमा क्या बना, रिवायती तरीका। तो अब आ जाए यहाँ पे, अब मुझे बताएं टर्निंग अवे फ्रॉम ओल्ड स्टूडियो, ओल्ड स्टूडियो, स्टूडियो यहां तक आगे है फुल स्टॉप, आगे उसने एंड लगाया है, एंड लगा के आगे उसने नई क्लॉज शुरू कर दी हुई है ब्रिंगिंग पेंटिंग के साथ। जो पीछे है वो ये है, बाय टर्निंग एक आया, अब यहां पर बाय ब्रिंगिंग पेंटिंग इनटू डायरेक्ट, क्लैरिटी हुई है नल उसकी प्रपोजिशन की। तो अब अच्छा चले मैं आपको आसानी के लिए बता दूं, ओल्ड स्टूडियो, ओल्ड स्टूडियो अगर तो खाली होता स्टूडियो तो ये होता नाउन, और ओल्ड होता इसका एडजेक्टिव, ओल्ड स्टूडियो। लेकिन आगे एक और चीज आ गई है जी, ये हमारे पास एक वर्ड है जी, ये क्या है जी, कोर्ट, कोर्ट, नाउन है अदालत। अदालत, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। ठीक हो गया, हाई कोर्ट, सही है। एडजेक्टिव। अब ये क्या है, अब अगर ये अकेला लफ्ज होता लाहौर तो ये नाउन होता, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये भी लाहौर जो है वो मफहूम में इजाफा कर रहा है इस कोर्ट के, तो इसलिए लाहौर यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव ये नहीं है कि सिंपली एक होता है, एक से ज्यादा भी होते हैं, समझ आ रही है अब। और ओल्ड स्टूडियो, स्टूडियो नाउन है, ओल्ड इसका एडजेक्टिव है, लेकिन आगे क्या हो सकता है, अब इसका जवाब है ट्रेडिशन। अब ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुरानी स्टूडियो ट्रेडिशन खत्म की, उससे दूर होकर कि स्टूडियो के अंदर रह रह के काम करें,
स्टूडियो में ही काम होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर ट्रेडिशनल मैं लगाता हूं, तो ट्रेडिशनल का मुझे पता होना चाहिए कि ये तो क्या होता है, ये मुझे बताएं, ये ट्रेडिशनल क्या होता है? ये नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है? नेशनल क्या होता है? ये नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है? एडजेक्टिव 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 होता है। तो अगर ये एडजेक्टिव होता है तो फिर ओ भाई ये तो जगह ही नाउन की है, क्योंकि ये ओल्ड भी एडजेक्टिव बन गया, स्टूडियो भी एडजेक्टिव बन गया, आगे तो नाउन चाहिए जो इनके मफहूम, जिसके मफहूम को ये इजाफा कर रहे हैं। तो यहाँ ट्रेडिशन लगेगा या कॉस्ट्यूम लगेगा? ट्रेडिशनल भी नहीं लग सकता, कन्वेंशनल भी नहीं लग सकता। अब यहाँ पर आ जाएं तो ट्रेडिशनल भी हो गया एडजेक्टिव, कन्वेंशनल भी हो गया एडजेक्टिव, लेकिन ये जगह किसकी है? दी ओल्ड। यहाँ ट्रेडिशन आ सकता है, कॉस्ट्यूम आ सकता है, और जगह क्या है? उन्होंने ट्रेडिशन से हटे थे या कॉस्ट्यूम से हटे थे? ट्रेडिशन से हटे थे, तो यहाँ पर ट्रेडिशन आ गया। अब यहाँ पर आगे देखिए, पीछे का सारा दीज आर्टिस्ट सॉट टू रिवाइव इंग्लिश आर्ट बाय, ये सारे का सारा नल है, यहाँ पीछे लगा हुआ है। These artists sought to revive English art by bringing painting into direct dash with nature. By bringing, by के साथ आगे जो है by, ब्रिंगिंग V4 होगा यहाँ पे। जी ये V4 है, लेकिन पेंटिंग यहाँ पे क्या है? ये नाउन है। नाउन है, शाबाश। क्योंकि किसको जाहिर कर रहा है? ये नाउन को जाहिर कर रहा है, पेंटिंग के अमल को जाहिर कर रहा है। वो किसको जाहिर कर रहा है? जो पेंटिंग हम एक आर्ट के तौर पर लेते हैं लफ्ज पेंटिंग को, एक सब्जेक्ट भी होता है पेंटिंग, तो ये सब्जेक्ट पेंटिंग है। इनटू डायरेक्ट डैश विद नेचर, नेचर के साथ इसका क्या एक कंट्रास्ट है? मुखालफत के हिसाब से मुआवजना करना, मुखालफत के रिलेशन, ताल्लुक के हिसाब से। कांटेक्ट, अब देखे ना उर्दू के पास और वोकैबुलरी नहीं है, उर्दू ने इसका मतलब भी कांटेक्ट लेना है, रिलेशन का मतलब भी कांटेक्ट लेना है। अब वेरिएशन का आपको पता होना चाहिए कि क्या है। कांटेक्ट बेसिकली फिजिकल के एतबार से लिया जाता है। फिर प्रॉक्सिमिटी, यस करीबन। अब मुझे बताएं डायरेक्ट प्रॉक्सिमिटी विद नेचर ये आ सकता है? पहले मुझे ये बताएं। नो सर, तो ये तो गया, रिलेशन है। अब बचा क्या? क्या कंट्रास्ट आ सकता है? उसकी मुखालफत में मुआवजना जो है वो कर रही है कि जो पेंटिंग बना रहे हैं वो नेचर होनी चाहिए, ये उससे उससे कंट्रास्टिंग होनी चाहिए। सामने हमारे नो पहाड़ सर, है, दरख्त है, उससे कंट्रास्टिंग होनी चाहिए, तो ये भी उसकी मुखालफत नहीं हो सकती। रिलेशन या कॉन्टेक्ट में से ही होगा। relation, अब जो पेंटिंग होती है रिलेशन उसका नेचर के साथ रिलेशन होता है या कांटेक्ट होता है? तो फिर उस रिलेशन में आएगी। एंड ब्रिंगिंग पेंटिंग इनटू डायरेक्ट रिलेशन विद नेचर। आगे, विद एन आई ऑफ, विद एन आई फॉर एब्सोल्यूट डैश, every detail was now to have intense realistic as well as dash meaning। मैं यहाँ पे कुछ भी पुट कर देता हूँ फेक, यहाँ पे कुछ भी पुट कर देता हूँ एक्यूरेसी। अब मैं पहले बनाने लगा हूं विद एन आई फॉर एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। अब ये फ्रेज है सारे का सारा, इसको उठाकर पहले ले आओ या एंड पे ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एवरी डिटेल वॉज नाउ, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, वॉज हमारा लिंकिंग वर्ब है, ये आगे जो है वो हमारा आ गया इंफिनिटिव, और उसके बाद बकिया इंटेंस, रियलिस्टिक एज वेल एज फेक, पेंटिंग, जो भी है मीनिंग जो भी आ रहा है। तो ये हमारा एक ही सेंटेंस है, इसके अंदर ये पहला फ्रेज है, फ्रेज का कोई ताल्लुक नहीं था, फ्रेज आगे भी लगाया जा सकता, पीछे भी लगाया जा सकता है। इसको बेसिकली कहते हैं टॉपिकलाइजेशन। टॉपिकलाइजेशन क्या होती है? यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये है टॉपिकलाइजेशन, कि मैं आपको टॉपिकलाइजेशन और मूवमेंट सिखाऊंगा। मूवमेंट क्या होती है? जब हम सवालिया बनाते हैं, अली इज प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया। अब इसका मुझे सवालिया बना कर दें। इज अली प्लेइंग क्रिकेट। हाँ जी, तो इसके आएगा इज अली, और ये जगह हाली, ये जगह हाली, और उसके बाद प्लेइंग क्रिकेट। तो अब आपने क्या किया है? आप हकीकत में इस इज को मूव कर कर पहले ले गए, इसको मूवमेंट कहते हैं। बस ये बस बताना था, आपने इसको मूव किया है। अब ये मूवमेंट होती है, और जब कोई भी मूवमेंट जो है
मूवमेंट जो है वो पूरे के पूरे फ्रेज के लेवल पर हो, बड़ा बड़ा टुकड़ा हो जाए तो वो टॉपिकलाइजेशन हो जाती है। एक लफ्ज था तो वो मूवमेंट थी। अब ये टॉपिकलाइजेशन है। टॉपिकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज पर ज्यादा जोर देकर उस पर उसकी वैल्यू को उभारा जाता है कि मैं मेन मेरा फोकस इस बात पे है, तो फोकस किया जाता है उसको, टॉपिकलाइजेशन को। तो यहाँ पे फोकस किस पे बात कर रहा है? विद एन आई फॉर एब्सोल्यूट डैश। ठीक है, इसको मैं इधर भी लगा लूं या एंड पे भी लगा लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब उनने क्या किया था? एब्सोल्यूट मुकम्मल तौर पर आई, आई का मतलब है उनकी जो आंख थी आर्टिस्ट की, वो ये सोचते थे कि हमें एब्सोल्यूट मुकम्मल तौर पर जब पेंटिंग बनानी है तो उसके अंदर मुकम्मल एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब बिल्कुल ठीक। इंटीमेसी, इंटीमेसी का मतलब होता है एक दूसरे के साथ ताल्लुकात होना, ताल्लुक होना। प्योरिटी, प्योरिटी का मतलब होता है कोई चीज गंदी है और उसको प्योर करना, सफाई करना, मुकम्मल सफाई। क्लैरिटी, क्लैरिटी भी सफाई होती है। अब जो गंदी चीज है उसको नथार कर करना वो प्योरिटी है। अगर कोई चीज बेतुकी अंदाज से है और उसको ठीक करना क्लैरिटी होता है। अब क्लैरिटी आएगा यहाँ पे। तो जब आप कोई पेंटिंग बनाते हैं और आपके सामने नेचर है, सामने पहाड़ है, तो आपने उसकी क्लैरिटी लेके आनी है या उसकी एक्यूरेसी लेके आनी है या उसकी इंटीमेसी लेके आनी है या उसकी प्योरिटी? पहले मुझे बताएं, इंटीमेसी आ सकता है? नो सर। पहले पहले जो नहीं आ सकता उनको निकाल दिया करें ताकि आपको आसानी हो। फिर उसके बाद प्योरिटी आ सकता है। नो नो सर। सर। ये दो गए हैं। अब एक्यूरेसी और क्लैरिटी में से जवाब है। अब क्लैरिटी। अब आपने एक पेंटिंग बनानी है और सामने आपके मौजूद है पहाड़ और मौसम, खूबसूरत सा मौसम। अब आपने उसको एक्यूरेट वहां पे बनाना है या आपने उसको क्लियर बनाना है? अच्छा, एवरी डिटेल वाज नाउ टू हैव इंटेंस रियलिस्टिक। जब वो इंटेंसली रियलिस्टिक हो, इंटेंस, इंटेंस का मतलब है शिद्दत, रियलिस्टिक का मतलब है बिल्कुल एज इट इज, हकीकी। तो आगे भी देखें तो इसका एक्यूरेसी आता है। आगे भी देखना है आपने और पीछे भी देखना है आपने। तो इंटेंस रियलिस्टिक हो एज वेल एज उसके मीनिंग जो है वो कैसे होने चाहिए? फेक मीनिंग हो सकता है जब आप पेंटिंग बनाए और उसके फेक मीनिंग हो, आ सकता है। नो सर। फॉल्स मीनिंग भी वही होता है। तो ये दो तो गए। अब फेस्टियस और सिंबॉलिक। फैसिशियस का मतलब होता है इनअप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट ह्यूमर। तो ये भी नहीं हो सकता। अब फॉल्स और फेक भी नहीं हो सकते, तो पीछे बचा क्या कि उसके सिंबॉलिक मीनिंग होते हैं। तो ये काफी हद तक जो है वो आसान था, लेकिन जब इतनी बारीक बीनी के साथ पढ़ाया जाता है तो स्टूडेंट फील करते हैं कि ये चीजें काफी मुश्किल हैं। चीजें इतनी मुश्किल नहीं है। आप इशू ये है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें बिल्कुल आसान होती जाएंगी। हाँ, पहली 3 से 5, 5 से 8 और 8 से 10 ये आपके लिए मुश्किल है। इसके बाद जो है वो आपको बड़ी आसानी होगी इन चीजों को जज करने में। ये था जी आज का लेक्चर।